नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर पब्लिक सर्विस कमीशन में आरआरबी एनटीपीसी पीवाईक्यू सीरीज के अंदर जो आज हम हैं 51वां भाग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। 51 पार्ट जो है हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले जो है 50 पार्ट जो है कंप्लीट करवाए जा चुके हैं और ये जो प्लेलिस्ट रहेगी हमारी 125 शिफ्ट जो है हम इसके अंदर करवाने वाले हैं। तो अगर आप अपनी तैयारी को और बूस्टअप करना चाहते हैं, CBT 1 को अगर आप क्लियर करना चाहते हैं तो आपको ये प्लेलिस्ट जो है कंप्लीट देखनी पड़ेगी। आपके एग्ज़ाम से पहले जो है इस प्लेलिस्ट को कंप्लीट कर दिया जाएगा ताकि आपको पता चल सके कितनी आपकी तैयारी हो चुकी है। साथ में आपको इस प्लेलिस्ट से ये भी अंदाज़ा हो जाएगा कि किस तरीके के या फिर किस लेवल के जो है क्वेश्चन आरआरबी जो है पूछता है। ठीक है, इसके अलावा कोई भी अगर आपका डाउट है, क्वेरी है या सजेशन है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। साथ में इसकी जो PDF है, इन सभी की जो PDF है आपको बिल्कुल फ्री मिलेगी। और कहाँ पर मिलेगी? हमारे टेलीग्राम चैनल पर जो है इसकी PDF मिलेगी। तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, इसके अलावा कुछ भी अगर आपको पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज के वीडियो सेशन की हम शुरुआत कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या कहा गया है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है ज्योग्राफी नदी से रिलेटेड जो है क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें पूछा गया है तापी नदी जो है इसका उद्गम स्थल कहाँ पर है, यानी कि ये जो तापी नदी है ये कहाँ से निकलती है। तो ये जो नदी है तापी नदी, ये सतपुड़ा पर्वत से निकलती है, यानी कि ये जो सतपुड़ा पर्वत है ये कहाँ पर अवस्थित है? ये मध्य प्रदेश में अवस्थित है। ठीक है, मध्य प्रदेश के अंदर अवस्थित है और मध्य प्रदेश के अंदर एक बैतूल जिला है। ठीक है, मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में मुल्ताई के पास सतपुड़ा पर्वत है, वहीं से जो है ये जो नदी है ये निकलती है सतपुड़ा पर्वत से। और किस दिशा में ये बहती है? तो पूर्व से पश्चिम की ओर ये नदी बहती है। ये भी दिशा भी आप याद रखेंगे, पूर्व से पश्चिम की ओर। ठीक है, पूर्व से पश्चिम की ओर। ये दिशा तो आप समझ गए होंगे ना, पूर्व पश्चिम। यहाँ पे ये पूर्व है और ये पश्चिम है। पश्चिम में हमारा अरब सागर है, ठीक है ना, और यहाँ पे हमारा हिंद सागर है। ठीक है, हिंद महासागर। तो ये अरब सागर के अंदर जाके जो है गिरती है कौन सी नदी? तापी नदी। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तापी नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है? मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में सतपुड़ा पर्वत से ये निकलती है। जो इसकी दिशा है वो पूर्व से पश्चिम की दिशा की तरफ ये जो नदी है बहती है और अंत में ये अरब सागर के अंदर जो है गिर जाती है। इतना भी आप याद रखेंगे। ठीक है, अरब सागर के अंदर ये गिर जाती है, अरब सागर में गिर जाती है। और 3 राज्यों में जो है ये नदी बहती है। कौन कौन से में बहती है? एक तो मध्य प्रदेश में बहती है, यानी कि MP में बहती है। दूसरा किस में बहती है? दूसरा जो है मुंबई में बहती है, मुंबई यानी कि महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र। और तीसरा राज्य कौन सा हो जाएगा? तीसरा हो जाएगा गुजरात। ठीक है, इन 3 राज्यों के अंदर जो है ये तापी नदी बहती है। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड के ऊपर। क्वेश्चन नंबर सेकंड में कहा गया भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? तो दिल्ली चलो का नारा जो है सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा दिया गया था। सुभाष चंद्र बोस। और ये नारा इन्होंने कब दिया था? 1943 में दिया था। ठीक है, 1943 में जो है इन्होंने ये नारा दिया था और सुभाष चंद्र बोस ने ही कहा था कि तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। इसके साथ साथ आप दो चीज़ और याद रखेंगे, सुभाष चंद्र बोस जो है 2 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं। कब कब रहे हैं? एक तो 1938 में रहे हैं और एक 1939 में रहे। ये 2 बार जो है अधिवेशन के अंदर जो है इन्होंने अध्यक्षता की है। 1938 में ये कब कहाँ के अध्यक्ष बने थे? तो ये त्रिपुरी अधिवेशन के बने थे। ठीक है, त्रिपुरी अधिवेशन। और जो 1939 वाला था, माफ़ कीजिएगा, हरिपुरा अधिवेशन था ये 1938 वाला। हरिपुरा। और ये त्रिपुरा वाला था। ठीक है,
तो ये 2 बार अध्यक्ष बने थे, और जो दूसरी बार है इनको इस्तीफा देना पड़ गया था, क्योंकि जो है इनके जो विरुद्ध जो खड़े हुए थे वो पट्टाभी सीतारामैया थे, जो गांधी जी के कैंडिडेट थे, और जो है वो हार गए थे। उनकी हार की वजह से जो है गांधी जी नाराज हो गए थे, जिसकी वजह से जो है इनको जो है इस्तीफा देना पड़ा था 1939 में। उसके बाद जो है इन्होंने ये बाहर चले गए थे, भारत से जो है बाहर चले गए थे। और ठीक है, और इसके बाद जो है इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। ठीक है, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब की थी ये आप मुझे बताएंगे। ठीक है, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब की थी सुभाष चंद्र बोस ने, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, इतनी जानकारी आपको इस क्वेश्चन के बारे में होनी चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया, गर्मियों के मौसम की समाप्ति के समय विशेषकर केरल और कर्नाटक में पूर्व मानसूनी वर्षा होना अत्यंत आम है, इसे किस नाम से संदर्भित किया जाता है। तो गर्मियों के मौसम की समाप्ति के समय विशेषकर केरल और कर्नाटक में पूर्व मानसूनी, तो ये गर्मियों के मौसम की समाप्ति नहीं, ये गर्मियों के मौसम के जो शुरुआत में होता है ना, यानी कि जो प्री मानसून होता है, कब आता है ये आता है भाई अप्रैल मई के शुरुआत में जो है आ जाता है। और जो है इसे किस नाम से संदर्भित किया जाता है, तो इसको आम्र वर्षा के नाम से संदर्भित किया जाता है। यानी कि जो स्टार्टिंग की गर्मी शुरू होने की जो वर्षा होती है ना, इसके अंदर जो वर्षा होती है ना, इसकी वर्षा जो है इसके फुहार टाइप में होते हैं, जैसे फुवारा टाइप होता है ना, फवारा टाइप वैसी जो है इसके अंदर बारिश होती है। और ये जो बारिश होती है ये आम पकने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बारिश होती है। तो ये इस वर्षा में जो है आम पककर तैयार हो जाते हैं, इसीलिए जो है इनको आम्र वर्षा बोली जाती है। अब मैं इनकी डेफिनेशंस आपको बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल जो है काल वैशाखी, यहाँ पे जेट धाराएं और यहाँ पे पश्चिमी अवदाब। तो ये जेट धाराएं कौन सी होती है इनके बारे में बता देता हूँ। ये जो जेट धाराएं होती हैं, ये जेट धाराएं पृथ्वी के ऊपर हवा की धाराएं होती हैं। और कितने किलोमीटर की ऊंचाई पर ये जो जेट धाराएं हैं वो बहती हैं, 8 से 15 किलोमीटर की ऊंचाई पे। ठीक है, यहाँ गया ये रहा 8 से 15 किलोमीटर। तो ये 8 से 15 किलोमीटर की ऊंचाई पर जो है ये हवा बहती है और ये पूर्व की ओर बढ़ती जाती है। ठीक है, और आप याद रखेंगे इसके बाद जो है काल बैसाखी। तो ये काल बैसाखी क्या होता है, तो भारत के गंगा के मैदानी जो इलाके हैं ना, गंगा के मैदानी इलाके, वहां पर तेज आंधी तूफान को जो स्थानीय रूप में काल बैसाखी बोला जाता है या फिर नार्वेस्टर्स बोला जाता है। काल बैसाखी या फिर नार्वेस्टर्स। तो ये नार्वेस्टर्स जो है ये क्या होते हैं, तेज आंधी या जो तूफान आता है ना गंगा के मैदानी इलाकों में, उन्हीं को काल वैसाखी या फिर नार्वेस्टर्स जो है इनको बोला जाता है। इनकी ये छोटी छोटी डेफिनेशंस भी जो है आप याद रखिएगा। वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है बट फिर भी एक जनरल नॉलेज के लिए आपको पता होना चाहिए काल वैसाखी क्या है और जेट धाराएं क्या होती हैं। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। उसके बाद ये भी देख लो, ये जो पश्चिमी अवदाब है ये क्या होता है। तो पश्चिमी अवदाब क्या होता है, यह पहले ही पहाड़ियों और मैदानी इलाकों में व्यापक बारिश, हिमपात और यहाँ तक कि ओलावृष्टि भी शुरू कर देते हैं। तो पश्चिमी अवदाब क्या होता है, इसके अंदर जो है जो मैदानी इलाके होते हैं ना उसमें बहुत सारी बारिश, हिमपात और यहाँ तक कि ओले भी गिरते हैं। जो ओले होते हैं ना, ओले, वो भी इसके अंदर गिरते हैं। किसके अंदर गिरते हैं, पश्चिमी अवदाब के अंदर गिरते हैं। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया, हिंदू मंदिर का कौन सा भाग बड़ी संख्या में पूजा करने वालों के लिए स्थान प्रदान करता है। हिंदू मंदिर का कौन सा जो भाग है बड़ी संख्या में पूजा करने वालों के लिए जो है स्थान प्रदान करता है, मतलब जहां पर जो है ज्यादा संख्या में लोग खड़े होकर जो है पूजा कर सकते हैं। तो कौन सा स्थान होता है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का। ठीक है, तो ये मंडप स्थान होता है जहां पर पूजा करने वालों के लिए जो स्थान प्रदान होता है, मतलब बड़ी संख्या में जो है लोग खड़े होकर जो पूजा करते हैं ना उसको क्या कहा जाता है, मंडप कहा जाता है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 को देख लेते हैं। 5 में क्या कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया हैदर अली कहाँ का शासक था। तो हैदर अली जो है भाई कहाँ का शासक था, तो हैदर अली जो है ये कहाँ का शासक था, मैसूर का शासक था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। और ये जो मैसूर राज्य की स्थापना किसने की थी, ये भी आप याद रखेंगे स्थापना। तो ये मैसूर राज्य की जो स्थापना है किसने की थी, 1612 में की थी। सबसे पहले आप सन याद रखेंगे, 1612 में जो है इसकी स्थापना की थी ओडियार नामक राजा ने। ओडियार,
ओडियार राजा ने जो है इसकी स्थापना की थी 1612 के अंदर। और ये मैसूर राज्य की स्थापना जो है ये जो है इसने की थी। ठीक है, ये स्थापना का वर्ष हो गया कि भाई मैसूर राज्य की स्थापना किसने की थी, ओडियार राजा ने की थी। ये जो हैदर अली है ना, ये तो आपको बहुत बाद में देखने को मिलेगा। जब जो ब्रिटिशर्स है ना, जब उन्होंने भारत पर हमला कर दिया था, भारत पर शासन कर लिया था, तब जाके ये हैदर अली आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन जो है ये मैसूर साम्राज्य था, इसकी स्थापना 1612 में ओडियार राजा के द्वारा की गई थी। अब हम बात कर लेते हैं हैदर अली। हैदर अली कौन था और इनके द्वारा जो है कौन कौन से युद्ध लड़े गए थे, ये भी जो है आपको याद रखने हैं। ठीक है, हैदर अली लिख लेते हैं यहाँ पे, हैदर अली। इनके पुत्र का क्या नाम था, टीपू सुल्तान। दोनों ही बहादुर थे काफी। ठीक है, और हैदर अली से बात कर लेते हैं। 4 आंग्ल मैसूर युद्ध लड़े गए हैं, यानी कि 4 युद्ध लड़े थे ये जो मैसूर राज्य और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो बीच में है, 4 युद्ध लड़े गए थे। आइए मैं बता देता हूं कब कब जो है युद्ध लड़े गए हैं। प्रथम मैसूर युद्ध, प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ। ठीक है ना, 4 युद्ध जो है ये लड़े गए थे। पहला युद्ध जो है कब लड़ा गया था, 1767 से लेके 1769 तक। ठीक है, 1767 से 1769 तक जो है पहला युद्ध लड़ा गया था। दूसरा युद्ध कब लड़ा गया था, 1780 से 84 के बीच में। तीसरा युद्ध कब लड़ा गया था, तो तीसरा युद्ध जो है 1790 से लेके 92 के बीच में जो है लड़ा गया था। और जो चौथा युद्ध था ये कब लड़ा गया था, 1798 से लेके 1799 के बीच में लड़ा गया था। ठीक है, 1798 से लेके 1799 के बीच में ये 4 आंग्ल मैसूर जो युद्ध हैं लड़े गए थे। इसके बाद आप ये याद रखेंगे, हैदर अली की मृत्यु किस युद्ध में हुई थी, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, यानी कि द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में जो है हैदर अली की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, हैदर अली की मृत्यु। और टीपू सुल्तान की मृत्यु कब हुई थी, तो चौथे आंगुल मैसूर युद्ध में जो है टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, टीपू सुल्तान। तो ये चीजें आप याद रखेंगे, चारों जो हैं चारों युद्धों की डेट आप याद रखेंगे। मैसूर साम्राज्य की स्थापना की ये भी आप याद रखेंगे, और इनकी मृत्यु कब हुई टीपू सुल्तान और हैदर अली की, ये भी आप याद रखेंगे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया, इनमें से कौन सा नाभिकीय शक्ति रिएक्टर गुजरात में स्थित है। तो गुजरात में जो है कौन सा हो जाएगा, गुजरात में हो जाएगा काकरापारा हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 का जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ये जो काकरापार है ये कहाँ पर अवस्थित है, तमिलनाडु में अवस्थित है। ठीक है, नहीं काकरापारा तमिलनाडु में क्यों अवस्थित है यार, मैं भी क्या लिख रहा हूँ, ये तो है ही नाभिकीय शक्ति संयंत्र गुजरात में कौन सा है, काकरापारा हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 का जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा। बाकी हम बात कर लेते हैं, जो ये राणा प्रताप सागर है ये कहाँ पर है, राजस्थान के अंदर है। ये राजस्थान के अंदर है। तारापुर कहाँ पर है, महाराष्ट्र में है। और नरोरा कहाँ पर है, नरोरा उत्तर प्रदेश में। ठीक है, ये भी तीनों जो है आप लोकेशन इनकी याद रखेंगे। इनके बाद जो है मैं इनके जो सन है वो भी बता देता हूँ, एक कुडनकुलम भी आप याद रखेंगे। ठीक है, ये काकरापारा है, मैं कुडनकुलम नाभिकीय संयंत्र की बात कर रहा हूँ, कुडनकुलम नाभिकीय संयंत्र। तो ये कहाँ पर है, ये तमिलनाडु के अंदर है। ठीक है, तमिलनाडु के अंदर है, तमिलनाडु के अंदर है। और इसकी स्थापना कब हुई थी, 1998 में हुई थी। ठीक है, 98 में इसको स्थापित किया गया था। उसके बाद मैं बात करूं आगे की, जो तारापुर वाला है ना ये महाराष्ट्र वाला, इसकी स्थापना कब की गई थी, तो इसकी जो स्थापना है 1969 में की गई थी। ठीक है, 1969 में की गई थी। इसके बाद हम बात करें जो है और किसकी बात करें, नरोरा उत्तर प्रदेश की बात कर लेते हैं। तो ये यूपी वाले की स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना 1991 में हुई थी। ठीक है, ये सारी जानकारी जो है आप याद रखेंगे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 में बोला गया है, मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति जवाबदेह होती है। तो ये जो मंत्री परिषद होती है ना, ये किसके प्रति जो है जवाबदेह होती है, तो ये किसके जो प्रति जो है जवाबदेह होती है, तो 7 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि लोकसभा के प्रति जो है ये जवाबदेह होती है।
ठीक है, इनके बारे में आप क्या याद रखेंगे, प्रधानमंत्री किस अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं, अनुच्छेद 74 और 75 के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, लोकसभा किस अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं, तो लोकसभा जो है हमारी ये किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती है, अनुच्छेद 79 में हमारी संसद आ जाएगी, 81 में आ जाएगी। ठीक है, अनुच्छेद 81 में आ जाएगी। राज्यसभा हमारी किस में आएगी, राज्यसभा हमारी अनुच्छेद 80 के अंदर आ जाएगी। ठीक है, और राष्ट्रपति हमारा किस अनुच्छेद के अंतर्गत आ जाएगा, तो राष्ट्रपति हमारा आ जाएगा अनुच्छेद 52 से 62 के बीच में। ठीक है, ये सारे अनुच्छेद जो है आप याद रखेंगे, वनडे एग्जाम्स में कहीं से भी कोई क्वेश्चन जो है आपसे पूछा जा सकता है। उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला गया आइजैक न्यूटन द्वारा गति के कितने नियम प्रतिपादित किए गए थे, तो 3 नियम प्रतिपादित किए गए थे आइजैक न्यूटन के द्वारा। ठीक है, आइजैक न्यूटन के द्वारा जो है 3 नियम दिए गए थे। कौन सा था, पहला नियम था, पहला नियम, दूसरा नियम, तीसरा नियम। ठीक है, पहला नियम कौन सा था, जड़त्व का नियम। तीसरा नियम कौन सा था, क्रिया प्रतिक्रिया, क्रिया प्रतिक्रिया। और जो दूसरा नियम था वो कौन सा नियम था, तो दूसरा नियम था वो था बल और त्वरण का, बल एवं त्वरण का। ठीक है, ये तीनों नियम जो है किसने दिए थे, आइजैक न्यूटन के द्वारा ये 3 नियम दिए गए थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 में बोला गया है फिल्म कुंजांगल को 50वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव रॉटरडम 2021 में टाइगर पुरस्कार प्रदान किया गया था। तो किस फिल्म के लिए जो है कुंजांगल को जो है 50वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव रॉटरडम 2021 में जो है टाइगर पुरस्कार प्रदान किया गया था। तो किसको किया गया था, तो ये तमिल फिल्म थी ये। ठीक है, तमिल फिल्म थी जिसका नाम था कुंजांगल। ठीक है, ये याद रखना, तमिल भाषा की ये फिल्म थी कुंजांगल, जिसको 50वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में रोटरडम 2021 का पुरस्कार जो था टाइगर पुरस्कार ये मिला था। ठीक है, ये आप याद रखना। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 में बोला गया है पृथ्वी का कौन सा भाग मैग्मा का मुख्य स्रोत है, यानी कि जो मैग्मा होता है ना पृथ्वी के अंदर से जो मैग्मा निकलता है, ये कौन सा मुख्य स्रोत होता है, यानी कि पृथ्वी का कौन से भाग से जो है मैग्मा निकलता है। तो कहाँ से निकलता है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये मेंटल हो जाएगा। ठीक है, मेंटल भाग से जो है मैग्मा जो मुख्य स्रोत है, ये पृथ्वी का मेंटल भाग का जो है मुख्य स्रोत है। आइए कुछ इसके स्रोत हम देख लेते हैं। पृथ्वी को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया। ठीक है, 3 भागों में। तीन भागों में बांटा गया है। कौन कौन से 3 भाग हैं, तो ये हो जाएगा भूपरपट्टी, और कौन सा हो जाएगा, और हो जाएगा मेंटल हो जाएगा, और हो जाएगा कोर हो जाएगा। ठीक है, तो ये 3 पार्टों के अंदर जो है इसको विभाजित किया गया है। भूपरपट्टी क्या होता है, कहाँ गया भूपरपट्टी, तो ये भूपरपट्टी जो होता है ना, ये पृथ्वी का सबसे बाहरी परत होता है। ठीक है, बाहरी परत। ठीक है, बाहरी परत। उसके बाद जो है ये मेंटल क्या होता है, तो भूपरपट्टी और कोर के बीच की परत हो, भूपरपट्टी और कोर के बीच की परत होती है, मतलब कि इनके और इनके बीच की परत है। ठीक है, इनके और इनके बीच की परत है। इनके मेटल माफ कीजिएगा, ये कोर और मेंटल के जो बीच की परत होती है ना, ये कौन सी कहलाती है, तो ये मेंटल कहलाती है। ठीक है, मेंटल जो परत होती है ना, ये मेंटल परत होती है, समझ गए ना आप। ये जो मेंटल परत होती है, यहाँ पे मैंने ये गलत लिख दिया, मेंटल जो परत होती है किस किस के बीच बीच की होती है, कोर और भूपर पट्टी के बीच की परत होती है। ठीक है, उसके बाद हम बात कर लेते हैं आगे कोर की। तो कोर क्या होता है, पृथ्वी का सबसे गहरा भाग होता है कोर। कोर क्या होता है, पृथ्वी का सबसे गहरा भाग।
ठीक है। पृथ्वी का जो है सबसे गहरा भाग होता है जो आंतरिक और बाहरी कोर में विभाजित होता है। ठीक है, कोर जो होता है ना, ये पृथ्वी का सबसे गहरा भाग होता है और ये दो पार्ट्स में डिवाइड होता है। कौन कौन से में? आंतरिक और बाहरी कोर में जो है ये विभाजित होता है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 में बोला गया है PSLV C-37 में कितने उपग्रह को सफलतापूर्वक सूर्य समकालिक कक्षाओं में ले जाकर स्थापित करके एक रिकॉर्ड बनाया गया? तो 104। ठीक है, 104 उपग्रह जो है ये ले जाकर जो है ये विश्व रिकॉर्ड बनाया गया था। और ये कब रिकॉर्ड बनाया गया था? 15 फरवरी 2017 को। किसने रिकॉर्ड बनाया था? तो ये इसरो के द्वारा जो है रिकॉर्ड बनाया गया था। ठीक है, इसरो ने जो है ये रिकॉर्ड बनाया था। इसरो की स्थापना हो जाएगी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, एस्टेब्लिशमेंट कब किया गया था? एस्टेब्लिशमेंट किया गया था 15 अगस्त 1969 में जो है इसको एस्टैब्लिश किया गया था। ठीक है, इतनी चीज़ें जो है आप याद रखेंगे। और इसके अंदर क्या याद रख सकते हैं? 104 जो उपग्रह लॉन्च किए गए थे ना, इसके अंदर जो है श्रीहरिकोटा से जो है ये उपग्रह लॉन्च किए गए थे। इसके अंदर 3 उपग्रह तो भारत के थे। ठीक है, भारत के इसके अंदर कितने उपग्रह थे कभी पूछ ले तो भारत के इन 104 में से जो है 3 उपग्रह थे, मात्र 3 उपग्रह। ठीक है, बाकी जो 101 उपग्रह थे ना, ये जो 101 उपग्रह थे ये अदर देशों के उपग्रह थे। ठीक है, अन्य देशों के, अन्य देशों के। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ठीक है, और ये याद रखना श्रीहरिकोटा से जो है इनको लॉन्च किया गया था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कहा गया? प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना इनमें से किस में निवेश को बढ़ावा देने के लिए संचालित एक प्रमुख कार्यक्रम है? तो प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना जो है इसका मुख्य जो उद्देश्य है वो क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 12 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो ये जो किसान संपदा योजना है ये निवेश को बढ़ावा देने के लिए संचालित एक प्रमुख कार्यक्रम है, यानी कि खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा देने के लिए जो है एक कार्यक्रम लॉन्च किया गया था, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना। ठीक है, ये चीज़ आप याद रखेंगे। वर्ष 2016 में जो है कृषि समुद्री माफ कीजिएगा कृषि खाद्य प्रसंस्करण और कृषि प्रसंस्करण समूह को जो है विकास या संपदा नामक एक अमृता योजना को जो है शुरू किया गया था। ये डिटेल आप छोड़ सकते हैं चाहे तो, बस आप ये याद रखना किसान संपदा जो योजना है ये किससे रिलेटेड है? ये खाद्य प्रसंस्करण से जो है संबंध रखती है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कहा गया? भारत में उदारीकृत विनिमय दर प्रबंधन प्रणाली की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? तो भारत में उदारीकृत विनिमय दर प्रबंधन प्रणाली की जो स्थापना है ये कौन से वर्ष में की गई थी? ये की गई थी ऑप्शन नंबर डी 1992 में जो है इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, ये चीज़ भी आप याद रखेंगे। 1992 में जो है भारत में उदारीकृत विनिमय दर प्रबंधन प्रणाली की स्थापना की गई थी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 में बोला गया भारत ने अपने पहले उपग्रह का प्रक्षेपण कब किया था? तो भारत ने अपने पहले उपग्रह का जो प्रक्षेपण है वो कब किया था? तो क्वेश्चन नंबर 14 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 19 अप्रैल 1975 को जो है भारत ने अपना पहला उपग्रह, कौन सा था? आर्यभट्ट था। ठीक है, आर्यभट्ट भारत का पहला उपग्रह था जिसको 19 अप्रैल 1975 को जो है ये लॉन्च किया गया था। ठीक है, 19 अप्रैल 1975 को जो है सोवियत संघ के कपुस्टिन यार से इसको लॉन्च किया गया था। ये भी आप याद रखना, कहाँ से लॉन्च किया गया था? सोवियत संघ के कपुस्टिन यार से, कपुस्टिन यार से। ठीक है, इसको जो है लॉन्च किया गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्वेश्चन नंबर 15 में बोला गया 1948 में अर्ली इंडस सिविलाइजेशन नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो ये जो अर्ली इंडस सिविलाइजेशन नाम की पुस्तक है ये 1948 के अंदर जो है ये अर्नेस्ट मैके के द्वारा लिखी गई थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 16 पर। क्वेश्चन नंबर 16 में बोला गया शिक्षित बेरोजगार युवाओं के लिए सब रोजगार के अवसरों का सृजन करने के लिए
प्रधानमंत्री रोजगार योजना किस वर्ष लागू की गई? तो ये प्रधानमंत्री रोजगार योजना है, आप सभी जानते हैं, नाम से ही पता लग रहा है रोजगार देने वाली जो है ये योजना होगी। और ये जो प्रधानमंत्री रोजगार योजना है इसको कब शुरू किया गया था? तो इसको 1993 यानी कि 1993 में जो है शिक्षित बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगार के अवसरों का सृजन करने के लिए प्रधानमंत्री रोजगार योजना को लागू किया गया था। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 17 पर। क्वेश्चन नंबर 17 में बोला गया पद्मावत के रचयिता कौन है? तो पद्मावत के रचयिता मलिक मोहम्मद जायसी हो जाएंगे। इन्होंने जो है इसको 1540 में लिखा था। और ये किसके ऊपर लिखित है? तो ये रानी पद्मावती के बारे में लिखी गई है, रानी पद्मावती। ये किनकी पत्नी थी? तो ये राणा रतन सिंह की पत्नी थी, राणा रतन सिंह की। ठीक है, तो ये जब अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ पर जब धावा बोला था, ठीक है, चित्तौड़गढ़ पर जब हमला किया था तो तब की ये बातें हैं। और कहते हैं कि जब रानी पद्मावती जो है इन्होंने अंत में जो है जोहर कर लिया था, यानी कि सभी स्त्रियों जो है आग के अंदर समा गई थी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 पर। 18 में बोला गया है भाई मैंग्रोव वन कहाँ पाए जाते हैं? तो मैंग्रोव वन कहाँ पर पाए जाते हैं? ज्वार भाटे से प्रभावित तटों में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। मैंग्रोव वन जो है इनको ज्वारीय वन भी कहा जाता है। ठीक है, ज्वारीय वन, मैंग्रोव वन को क्या कहा जाता है? ज्वारीय वन भी इनको बोला जाता है। और उष्ण कटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में खासकर मुहाने जो होते हैं ना, तट होते हैं, नदियों के डेल्टे में जो है ये पाए जाते हैं। और सुंदरवन जो है दुनिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन है, ये आप याद रखना, सुंदरवन। सुंदरवन जो है ये जो है पूरी दुनिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन है, दुनिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन। ठीक है ना, ये आप याद रखना, सुंदरवन जो है ये दुनिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन है। और सुंदरवन गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में स्थित है, ये दोनों याद रखना, गंगा ब्रह्मपुत्र नदियों का डेल्टा है ना, जो गंगा ब्रह्मपुत्र, इन नदियों के डेल्टे में जो है ये अवस्थित है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। क्वेश्चन नंबर 19 में बोला गया इनमें से किससे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 500 छक्के लगाने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी होने का गौरव प्राप्त हुआ है? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ये जो क्रिस गेल हैं ये 500 छक्के लगाने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी जो हैं बन गए हैं। ठीक है, 19 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और क्रिस गेल जो है ये किस टीम से ये क्रिकेट के खिलाड़ी है? सबसे पहले ये याद रखना, कुछ बच्चे ऐसे होंगे फॉर एग्जांपल लड़कियों को ही नहीं पता होगा, मैं बता देता हूँ। ये क्रिकेट वैसे तो लिखा हुआ है यहाँ पे, ये लिखा हुआ है ना, क्रिकेट खेल से संबंधित है। और क्रिस गेल जो है ये किस टीम से खेलते हैं? तो ये वेस्ट इंडीज से खेलते हैं। ठीक है, वेस्ट इंडीज से खेलते हैं। अब क्रिकेट की बात हुई है तो बीसीसीआई की स्थापना आपको याद रखनी पड़ेगी। दिसंबर 1928 में जो है बीसीसीआई की स्थापना हुई थी। बीसीसीआई की बात हुई है तो आईसीसी की भी स्थापना याद रखना, आईसीसी की स्थापना जो है 1909 में हुई थी। ठीक है, दोनों डेट जो है आप याद रखेंगे। विराट कोहली, धोनी और रोहित शर्मा ये जो है भारतीय टीम के खिलाड़ी हैं। ठीक है, एमएस धोनी ने संन्यास ले चुका है, विराट कोहली और रोहित शर्मा अभी भी खेल रहे हैं। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। क्वेश्चन नंबर 20 में बोला गया ट्रैक बॉल निम्नलिखित में से किस श्रेणी के अंतर्गत आती है? तो कौन सी है ये जो है इनपुट डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है, क्या है? तो ये ट्रैक बॉल जो है इनपुट डिवाइस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 20 का। ठीक है, तो ये जो इनपुट डिवाइस होती है ये ट्रैक बॉल हो जाएगी। ठीक है, मॉनिटर क्या हो जाएगा? मॉनिटर जो हमारा मॉनिटर हमारा आउटपुट डिवाइस हो जाएगा। ठीक है, आउटपुट, ये भी आप याद रखना। ठीक है, और जो है मॉनिटर हमारा आउटपुट हो जाएगा। और जो ये कीबोर्ड है ये हमारा क्या हो जाएगा? कीबोर्ड हमारा जो है इनपुट हो जाएगा। ठीक है, इनपुट। ठीक है, दोनों चीज़ें जो है आप याद रखें। ठीक है, स्टोरेज डिवाइस आप जानते हैं जिसके अंदर हम जो डाटा सेव करके रखते हैं वो स्टोरेज डिवाइस हो जाता है। आउटपुट डिवाइस मैंने बता ही दिया, आउटपुट डिवाइस जो है मॉनिटर हो जाएगा। प्रोसेसिंग डिवाइस जो है ये डिवाइस वगैरह कुछ नहीं होता, जो है आप कुछ कैलकुलेशन करने के लिए कंप्यूटर को कुछ देंगे, अगर कोई काम देंगे तो वो अंदर जाके जो है प्रोसेस होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर।
क्वेश्चन नंबर 21 में बोला गया है रियो 2016 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों में महिलाओं की एकल बैडमिंटन प्रतिस्पर्धाओं में किसने जो है स्वर्ण पदक जीता था। तो ये काफ़ी पुराना जो है करंट अफेयर यहाँ पे आ गया है। तो बात रियो 2016 की हुई है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कैरोलिना मारिन ने जो है रियो 2016 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों में जो है महिलाओं की एकल बैडमिंटन प्रतिस्पर्धा में जो है गोल्ड मेडल जीता था। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। आधुनिक ओलंपिक की शुरुआत कब हुई थी, सभी जानते हैं 1896 में हुई थी, एथेंस में हुई थी। ठीक है, ग्रीस के एथेंस में जो है ये शुरुआत हुई थी, एथेंस, ये आप याद रखेंगे। और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना कब हुई थी, आईओसी, आईओसी की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी जो है इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। और जो है इसकी स्थापना कब हुई थी, 1894 में जो है इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, दोनों डेट जो है आप याद रखेंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। स्वामीनाथन क्या है, स्वामीनाथन क्या है भाई, स्वामीनाथन जो है एक कृषि वैज्ञानिक है। ठीक है, और ये कहाँ के हैं, भारत के कृषि के वैज्ञानिक है। ठीक है, भारत के कृषि वैज्ञानिक। तो फिर विश्व के कौन है, विश्व के हो जाएंगे नॉर्मन बोरलॉग। ठीक है, ये जानकारी भी जो है आप याद रखेंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। क्वेश्चन नंबर 23 में बोला गया भारतीय संविधान का इनमें से कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण से संबंधित है। तो 20 तो नहीं हो सकता, 21A भी नहीं हो सकता, 24 भी नहीं हो सकता, 29 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अल्पसंख्यकों के हितों से संरक्षण से संबंधित जो अनुच्छेद है वो अनुच्छेद 29 हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं अनुच्छेद 20 किससे संबंधित है। तो अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। ठीक है, अनुच्छेद 20 इससे संबंधित हो जाएगा। अब अनुच्छेद 21A की बात करूं तो 6 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के सभी बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार से संबंधित है। तो ये आप याद रखना, 6 से 14 साल के जो बच्चे हैं ना, इन सभी के लिए जो है अनिवार्य शिक्षा के से संबंधित है अनुच्छेद 21 से। और जो है आपको 0 से 6 कहाँ से मिलेगा, 0 से 6 जो आयु वर्ग के बच्चों के लिए शिक्षा का जो मैडेंट्री है वो कहाँ पर मिलेगा, वो आपको डीपीएसपी में मिलेगा। ठीक है, डीपीएसपी यानी कि राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत में मिलेगा। अनुच्छेद 24 किससे संबंधित है। तो अनुच्छेद 24 जो है शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित है। ठीक है, शोषण के विरुद्ध अधिकार। जो कारखानों में छोटे बच्चों को काम पर लगाते हैं ना, उसी से रिलेटेड है ये अनुच्छेद 24 वाला। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 24 पर। क्वेश्चन नंबर 24 में बोला गया नामद्रोलिंग मठ भारत के किस राज्य में स्थित है। तो नामद्रोलिंग जो मठ है ये कहाँ पर अवस्थित है। तो ये जो है भाई कर्नाटक राज्य के अंदर अवस्थित है। ठीक है, नामद्रोलिंग मठ जो है इसको क्या कहा जाता है, गोल्डन टेम्पल के नाम से भी जो है इसको जाना जाता है। ठीक है, गोल्डन टेम्पल के नाम से जो है इसको जाना जाता है। और नामद्रोलिंग जो मठ है ये भारत के कर्नाटक राज्य में अवस्थित है। और इसके बारे में आप क्या याद रख सकते हैं, भारत के कर्नाटक राज्य के मैसूर जिले के अंदर जो है ये अवस्थित है। अन्य नाम गोल्डन टेम्पल हो ही गया। और विशेषता इसकी क्या है, तिब्बती बौद्ध धर्म के निंगमा वंश का सबसे बड़ा ये शिक्षण संस्थान है। इसकी स्थापना कब हुई थी। तो 1963 में जो है इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, ये भी आप याद रखना 1963 में। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 25 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में क्या कहा गया है, भारत का एकमात्र नौसेना विमान संग्रहालय इनमें से किस राज्य में स्थित है। तो नौसेना विमान संग्रहालय जो है भारत का, ये किस राज्य के अंदर अवस्थित है। तो ये गोवा के अंदर जो है अवस्थित है। राजधानी हो जाएगी पणजी। ठीक है, ये भी आप याद रखेंगे। जो भारत का एकमात्र नौसेना विमान संग्रहालय है ना, ये गोवा राज्य के अंदर अवस्थित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 26 पर।
क्वेश्चन नंबर 26 में बोला गया निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान यूनेस्को का एक विश्व धरोहर स्थल है। तो कौन सा हो जाएगा भाई, तो ऑप्शन नंबर जो है क्वेश्चन नंबर 26 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। तो ये जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है ये जो है यूनेस्को का एक विश्व धरोहर स्थल भी है। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं आगे और पेरियार राष्ट्रीय उद्यान की हम बात कर लेते हैं। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर अवस्थित है, तो पेरियार राष्ट्रीय उद्यान जो है ये केरल के अंदर अवस्थित है, याद रखना केरल के अंदर। ठीक है, केरल के अंदर अवस्थित है। 1982 में जो इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, 1982 में जो है इसकी स्थापना हुई थी। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान की बात करूं तो कहाँ पर अवस्थित है, असम के अंदर अवस्थित है। ये असम, असम की राजधानी हो जाएगी दिसपुर, केरल की राजधानी हो जाएगी तिरुवनंतपुरम। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना हुई थी 1950 के अंदर। ठीक है, 1950 के अंदर। उसके बाद दुधवा की बात करूं तो ये यूपी में हो जाएगा, यूपी की राजधानी हो जाएगी लखनऊ। यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश, या समझ रहे हैं ना, यूपी की राजधानी हो जाएगी लखनऊ, इसकी राजधानी हो जाएगी। और जो है ठीक है, ये आप दुधवा भी याद रखना, यूपी के अंदर जो है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है। ठीक है, और जो है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब हुई थी, 1977 में। ठीक है, 1977 में। और काजीरंगा जो राष्ट्रीय उद्यान है ना, इसको जो है 1905 में तो जीव अभ्यारण्य बनाया गया था, लेकिन 2006 में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान को टाइगर रिजर्व के रूप में भी नामित किया गया था। ये भी आप याद रखना, 2006 में टाइगर रिजर्व बना दिया गया था इसको। ठीक है, टाइगर रिजर्व। तो टाइगर रिजर्व कब बना था, 2006 में जो है ये टाइगर रिजर्व बन गया था। ठीक है, और 1985 में इसको जो है यूनेस्को के द्वारा विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता दी गई थी। क्वेश्चन में भी तो यही पूछा गया है ना, यूनेस्को का जो है एक विश्व धरोहर स्थल है, तो कब बना था ये, 1985 में बना था। ठीक है, 1985 में जो है यूनेस्को ने अपनी यूनेस्को की जो विश्व धरोहर की स्थल की सूची है ना, उसके अंदर 1985 में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान को शामिल कर लिया था। ठीक है, उसके बाद जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की बात करें तो ये जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है ये इसकी स्थापना कब हुई थी, 1936 में हुई थी। ठीक है, 1936 में जो है इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, और ये भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, ये सारी जानकारी आप इस क्वेश्चन के बारे में याद रखेंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पर। इसमें कहा गया ग्रीन गोल्ड किसे कहा जाता है, तो किस पौधे को जो है ग्रीन गोल्ड बोला जाता है। आप सभी जानते हैं बैम्बू को बोला जाता है, बैम्बू। हिंदी में बैम्बू को क्या बोलते हैं, बांस बोलते हैं भाई, बांस। ठीक है, ये चीज आप याद रखना, बैम्बू को जो है भारत का ग्रीन गोल्ड बोला जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पर। क्वेश्चन नंबर 28 में बोला गया है किस वायसराय ने देसी भाषा प्रेस अधिनियम का जो है प्रस्ताव दिया था, तो ये दिया था भाई लॉर्ड लिटन ने दिया था। और कब दिया था, 1878 में दिया था। ठीक है, डेट भी आप याद रखना। जो ये देसी भाषा प्रेस अधिनियम था, इसको वर्नाकुलर प्रेस एक्ट भी बोलते हैं। 1878 में इसको पारित किया था, किसने किया था, लॉर्ड लिटन ने जो है इसको पारित किया था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पर। इनमें से कौन सा जो है ब्रिक्स का सदस्य है, तो ब्रिक्स के बारे में जो है आपको पता होना चाहिए, ब्रिक्स की स्थापना कब हुई, सारी चीज़ें जो है मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। ब्रिक्स की जो है शुरुआत कब हुई थी, तो शुरुआत हुई थी इसकी 2006 के अंदर, शुरुआत हुई थी 2006 के अंदर। ठीक है, और 6 के अंदर हुई थी ये, इसको पहले ऐसे लिखा जाता था। ठीक है, BRIC ये थी इसकी स्थापना। और इसके अंदर कौन कौन से देश शामिल थे, बी से हो जाएगा ब्राजील। ठीक है, बी से हो जाएगा ब्राजील, आर से हो जाएगा रूस यानी कि रसिया, आई से क्या हो जाएगा, आई से हो जाएगा इंडिया। ठीक है, इंडिया यानी कि भारत। और सी से क्या हो जाएगा, चीन हो जाएगा। ठीक है, तो ये देश थे इसके अंदर शामिल थे पहले, लेकिन 2010 में जो है इससे क्या, कौन सा देश जुड़ गया, साउथ अफ्रीका जुड़ गया, यानी कि दक्षिण अफ्रीका जुड़ गया। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका। तो इसका यहाँ पे एस आपको देखने को मिलेगा, ब्रिक्स। ठीक है, ये इंग्लिश में ऐसा लिखा जाता है BRICKCS। ठीक है ना, तो ये मैंने सारे देश आपको बता दिए। और जो साउथ अफ्रीका था ये कब शामिल हुआ था, ये 2006 में हुआ था। ठीक है, ये भी चीज़ जो है आप याद रखेंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पर। 30 में बोला गया बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स का जो मुख्यालय है ये कहाँ पर अवस्थित हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बासल में अवस्थित है। ठीक है, बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स
इसकी जो है स्थापना कब हुई थी? तो ये जो है इसकी स्थापना हुई थी 1930 में। ठीक है, स्थापना। हेडक्वार्टर कहाँ पर हो जाएगा? तो हेडक्वार्टर जो है ये स्विट्जरलैंड के बांस में हो जाएगा। ठीक है, ये भी आप याद रखेंगे। बासल में, माफ कीजिएगा, बासल में। ठीक है, स्विट्जरलैंड के बासल में जो है इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। ये भी आप याद रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 31 पर। क्वेश्चन नंबर 31 में बोला गया है, इनमें से किसने VLCC फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2020 का जो है खिताब जीता था? इस क्वेश्चन को छोड़ देना, काफ़ी पुराना है, इतना नहीं पूछेगा। अभी जो मिस वर्ल्ड और जो है मिस यूनिवर्स बने होंगे ना लेटेस्ट 2024 वाले, वो जरूर आप याद कर लेना। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप स्किप कर देना, कोई ज़्यादा जरूरी नहीं है ये क्वेश्चन। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पर। 32 में बोला गया है, संश्लेषित फाइबर आसानी से आग पकड़ लेते हैं, हालांकि फायरमैन की वर्दी को अग्नि रोधी बनाने के लिए उस पर डैश प्लास्टिक की कोचिंग की जाती है। कोचिंग नहीं की जाती, कोटिंग होगा ये। ठीक है, कोटिंग, ये ऐसे होगा। ठीक है, कोटिंग की जाती है। तो किसकी कोटिंग की जाती है? तो ये मेलामाइन की जो है कोटिंग की जाती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पर। 33 में बोला गया, इनमें से किस जंगल के पौधे की जड़ें पानी में डूबी रहती हैं? तो मैंग्रोव वन जो है, हम ऊपर भी बात करके आए हैं मैंग्रोव वन के बारे में। तो मैंग्रोव वन जो है ये कहाँ पर पाया जाता है? सबसे बड़ा जो मैंग्रोव वन है ये सुंदरवन का डेल्टा है, और सुंदरवन जो डेल्टा है ये गंगा और ब्रह्मपुत्र के नदियों के डेल्टा में बना हुआ है। ठीक है, मैंग्रोव वन जो है ना, ये इसकी जो जड़ें होती है ना, वो पानी के अंदर डूबी रहती हैं। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पर। 34 में बोला गया, रात्रि के समय आकाश में मौजूद सबसे चमकीला ग्रह कौन सा हो जाएगा? शुक्र हो जाएगा। ठीक है, शुक्र हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। वर्तमान में हमारे कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह हैं। ठीक है, 8 ग्रह, पहले 9 ग्रह थे, 8 ग्रह। ठीक है, 8 ग्रह हो जाएंगे। और पहले हमारे जो है 9 ग्रह होते थे, लेकिन जो है प्लूटो को जो है 2006 में ग्रहों की कैटेगरी से निकाल दिया गया था 2006 में। अब ये जो प्लूटो है ये एक बोना ग्रह है। ठीक है, ये भी आप याद रखेंगे। और हमारे ग्रह कौन कौन से हैं? तो बुध हो गया, शुक्र हो गया, पृथ्वी हो गया, मंगल हो गया, बृहस्पति हो गया, शनि हो गया, अरुण हो गया और वरुण हो गया। ठीक है, ये 8 ग्रह हमारे हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 में। और क्वेश्चन नंबर 35 में बोला गया, निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान की आत्मा के रूप में वर्णित किया गया है? तो ये हमारे जो है मौलिक अधिकार। हाँ ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35 का जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो ये जो मौलिक अधिकार है ना भारतीय संविधान की, जो है आत्मा के रूप में इनको वर्णित किया गया है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत अनुच्छेद किसके अंतर्गत है? अनुच्छेद अभी मैंने ऊपर बताया है 36 से 51 के बीच में है। ठीक है, 36 से 51 के बीच में है। और जो है ये राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो है हमने कहाँ से लिए हैं? आयरलैंड से लिए हैं। ठीक है, आयरलैंड से लिए हैं। उसके बाद लोकसभा जो है अनुच्छेद किसके अंतर्गत आ जाएगा? तो ये अनुच्छेद आ जाएगा लोकसभा 81 के अंतर्गत आ जाएगा। मौलिक अधिकार जो है हमारे भाग 3 के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, भाग 3 के अंदर। और कितने मौलिक अधिकार हैं? 6 मौलिक अधिकार हैं। ठीक है, 6 मौलिक अधिकार हैं। और अनुच्छेद किसके अंतर्गत आते हैं? ये अनुच्छेद आते हैं 12 से 35 के बीच में। ठीक है, उसके बाद राज्यसभा आपको किस अनुच्छेद में देखने को मिलेगी? तो राज्यसभा आपको जो है अनुच्छेद 80 में देखने को मिलेगी। ठीक है, ये सारी जानकारी भी आप याद रखेंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 36 में बोला गया, सिंधु सभ्यता के इनमें से किन स्थलों में जलाशयों के साक्ष्य मिले हैं? तो सबूत जो है जलाशयों के, वो सिंधु सभ्यता के किन स्थलों से मिले हैं? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा धोलावीरा। धोलावीरा कहाँ पर है? गुजरात के अंदर है। ठीक है, धोलावीरा कहाँ पर? गुजरात के अंदर है। कालीबंगा कहाँ पर है? राजस्थान में है। ठीक है, और क्या याद रख सकते हैं? कोट दीजी कहाँ पर है? पाकिस्तान में है कोट दीजी। लोथल कहाँ पर है? लोथल भी गुजरात के अंदर है। ठीक है, लोकेशन आपकी पता होना चाहिए, हमारी जो पुरातत्व स्थल है कौन कौन से कहाँ कहाँ पर
अवस्थित है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37। 37 में कहा गया राजाजी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर अवस्थित है? उत्तराखंड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। राजधानी हो जाएगी देहरादून। ठीक है, देहरादून हो जाएगी। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान जो है कहाँ पर अवस्थित है? उत्तराखंड के अंदर ये अवस्थित है। और राजाजी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब हुई थी? 1983 में जो है इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, और ये जो 1983 में, ठीक है, इसकी स्थापना हुई थी। और इसका पुराना नाम क्या है? राजाजी राष्ट्रीय उद्यान का पुराना नाम मोतीचूर वन्य जीव। ठीक है, ये पुराना नाम भी आप याद रखेंगे, पुराना नाम। ठीक है, मोतीचूर वन्य जीव विहार, ये भी आप याद रखेंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पर। 38 में क्या कहा गया भाई? निम्नलिखित में से कौन सा ISCII का सही पूर्ण है? तो ये फुल फॉर्म पूछी गई है, ISCII, कंप्यूटर से रिलेटेड ये एक क्वेश्चन है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी इंडियन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, जो है इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पर। 39 में बोला गया निम्नलिखित में से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस है? तो आउटपुट जो है मॉनिटर डिवाइस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। स्कैनर, जॉयस्टिक और कीबोर्ड तीनों ही जो है इनपुट डिवाइस है। ठीक है, इनपुट डिवाइस है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पर। क्वेश्चन नंबर 40 में क्या बोला गया? भारत की सबसे बड़ी तटीय खारे पानी की झील जो है इनमें से किस राज्य में अवस्थित है? चिल्का झील हो जाएगी उड़ीसा के अंदर। ठीक है, चिल्का झील। चिल्का झील जो है बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 40 का। ठीक है, तो ये आज के जो है हमारे 40 क्वेश्चन थे। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ बस लाइक और शेयर कर देना, और अपनी तैयारी अच्छे से करते रहें, लगातार तैयारी करते रहें। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन बटन को टैप कर लीजिएगा, ताकि समय पर आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे। और यूट्यूब पर अगर आप हमें फॉलो करते हैं तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारी नोटिफिकेशन, सारी अपडेट जो है टेलीग्राम पर बताया जाता है। और जितनी भी PDF हमारी होती है वो बिल्कुल फ्री जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पर ही प्रोवाइड करवाई जाती है। तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन बेहद जरूरी तरीके से कर लीजिएगा। इसके अलावा कोई भी अगर आपका डाउट, क्वेरी या सजेशन है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।